हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका दुख के साथ कहती है, मेरे आर्यन की गाड़ी खाई में गिर गई। बैक साइड मूव करते हुए जैसे ही खाली जगह आती है, रिया की गाड़ी सबसे आगे दौड़ने लगती है। पहले से तय की गई योजना के अनुसार किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में गाड़ियों की सवारियों को एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कराना था। रिया की गाड़ी तेजी से हेलीपैड की तरफ मूव करती है, जहां पर मॉडर्न तकनीक से बना प्राइवेट जेट बोइंग 747 की वीवीआईपी का एक वर्जन मारवा परिवार का इंतजार कर रहा था। यह खास तौर पर रोहित मारवा के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक साथ कई गाड़ियां और भारी हथियारों को रखा जा सकता था। सभी गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और रोहित मारवा का पूरा परिवार अपने पूरे सिक्योरिटी टीम के साथ एयरक्राफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। एयरक्राफ्ट में शिफ्ट होते ही रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आई एम द विनर। देखो आर्यन, तुम अपनी गाड़ी को सिर्फ एक यू टर्न पर नहीं बचा पाए, इसीलिए कहती हूँ थोड़ा बहुत वीडियो गेम तुम भी खेल लिया करो। फिर रिया अलेक्जेंडर से कहती है, अलेक्जेंडर यू डिड वेल, कम से कम लास्ट तक मेरे साथ गेम में बने रहे। रोहित कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। मुझे पहले से ही पता था कि रिया ही विनर होगी। अनिका आर्यन के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती है, इट्स ओके माई सन, कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक वीडियो गेम ही थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत अच्छे कार रेसर बनोगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। रिया और रोहित हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे थे। रिया इसीलिए अनिका की ओर देख रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अनिका खुद भी वर्ल्ड फेमस कार रेसर थी और रोहित मारवा भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस कार रेसर था। इसीलिए क्योंकि अनिका ने फिर से रोहित की तारीफ की थी। जहां एक और रंजित चौधरी ने दमयंती देवी के लिए मैसेज छोड़ा था, माँ साहब से कहिए सेब को काट कर खा लिया गया है। वहीं दूसरी ओर स्वाति मल्होत्रा को बूढ़े बाबा से सूचना मिलती है, अनिका मैडम और उनका पूरा परिवार सुरक्षित मनाली से बाहर निकल चुका है। हालांकि स्वाति मल्होत्रा खुद है सैटेलाइट के जरिए हर घटना वाली इस घटना को लाइव देख रही थी। उसके बाद भी बूढ़े बाबा के मुंह से यह सुनकर उसके चेहरे का मुस्कुराहट आ गई थी। बूढ़े बाबा ने आगे कहा, स्वाति मैडम, अनिका मैडम ने बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिमाग पाया है। क्या खूब प्लानिंग की है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पर मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप चाहती तो अनिका मैडम के उन सभी सवालों का जवाब दे सकती थी जिनके जवाब वह शर्मिला से हासिल करना चाहती हैं। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। स्वाति मल्होत्रा ने जवाब दिया, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है। जब तक मेरी जरूरत ना हो मुझे इन सब चीजों से दूर ही रहना होगा, यही ठीक है। मैं इस पूरी दुनिया के लिए मर चुकी हूँ और जिंदा होने का सही वक्त अभी नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत चौधरी को माँ साहब का मैसेज मिलता है, दुर्घटना स्थल पर जाकर पुष्टि करो। रंजीत चौधरी बड़बड़ाता है, जिस दिन मुझे मौका मिला इस माँ साहब को रास्ते से हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाऊंगा। जब देखो हुक्म चलाती रहती है। अब तक एक बार कह ही दिया शर्मिला मर गई है, तो फिर अब वहाँ जाने का क्या मतलब है। बिना वजह ही मुसीबत मोल लेती रहते हैं। और क्या पहले कम मुसीबत थी। वह दुर्घटना स्थल पर ठीक मौके पर इंस्पेक्टर गेरीवाल अपना फर्ज निभाने पहुंच जाते हैं। हवलदार धीरे से इंस्पेक्टर गेरीवाल से, हमें क्या पड़ी है इस मुसीबत में पड़ने की, यह तो हमारा इलाका भी नहीं है। इंस्पेक्टर गेरीवाल जवाब देता है, मूर्ख हो तुम, अगर यह हमारा इलाका नहीं है तो भी आज के लिए इसे अपना ही समझो। इतना ही समझ, मेरे साथ इतने दिनों से काम कर रहे हो, कम से कम अब तक तो तुम्हें समझदार हो ही जाना चाहिए था। हर बात बोलकर समझानी पड़ती है। अरे अरे, जिन लोगों से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं उन्हें नाराज नहीं किया करते हैं। रोहित मारवा से रिलेटेड केस है, जो हुक्म हुआ है वह तो बजाना ही पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर गेरीवाल और कुछ गुस्से के भाव दिखाई देने पर लगते हैं, लेकिन अपने पद के कारण वह कुछ नहीं बोलता। फिर इंस्पेक्टर गेरीवाल अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहता है, अच्छा बताओ, इस धरती पर हमारी इच्छाएं कौन पूरी करता है। हवलदार कहता है, भगवान। इंस्पेक्टर गेरीवाल समझाता है, सरकारी तनख्वाह में सिर्फ हमारी जरूरत पूरी होती है। जिनके रहमो करम से हमारी इच्छा पूरी होती है उन्हें भगवान के समान समझकर उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए और उनकी कही हर बात मानकर उनका कया मानना चाहिए। ज्यादा कुछ ना सोचना है ना समझना है। तुम अपना ध्यान बस उस काम पर रखो जो तुम्हें दिया गया है। कान आँख खुले रखो, मारवा साहब का दुश्मन यहीं कहीं आसपास होगा। हवलदार कहता है, क्या हमें मारवा साहब के दुश्मन को खत्म करना होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल कहता है, इसीलिए कहता हूँ तुम्हें अपना दिमाग ज्यादा चलाना नहीं है। यह काम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो। इतनी सी बात नहीं समझ में आती।
सुनो, मारवा साहब का दुश्मन मारवा साहब तक आसानी से नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम मारवा साहब के लिए काम कर रहे हैं। हमें आसानी से रास्ते से हटा सकता है। मारवा साहब की जिंदगी की नहीं, अपनी जिंदगी की चिंता करो और आँख कान खुले रखो। दुश्मन की पहचान होगी तो हमारे लिए अपनी जिंदगी को बचाना आसान हो जाएगा। हवलदार जवाब देता है, जी साहब, जैसा आप कहें। रोहित, मारवा और अनिका अपने बच्चों की खुशी में खुश थे। मनाली से वापस जाते जाते यह एक खास सरप्राइज था जिसे बच्चों ने खूब एंजॉय किया था। वहीं उनके पास भी शर्मिला अधचक अवस्था में सब कुछ होते हुए देख पा रही थी। उसने अपनी आंखों से वीडियो स्क्रीन पर लाइव देखा कि किस तरह से उस गाड़ी को टक्कर मारकर खाई में गिरा दिया गया था, जिसमें विजुअल इम्पैक्ट में शर्मिला और आर्यन बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में शर्मिला को यह सब रोहित मारवा की साजिश लग रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि जिस गाड़ी में उसकी गाड़ी की टक्कर मारी थी उसके अंदर राजस्थानी पहनावे में घूंघट पोष महिला थी। ठीक टक्कर के उस वक्त जब उस महिला का घूंघट ऊपर हुआ तो उसका चेहरा जला हुआ था, जिससे शर्मिला को यकीन हो गया था कि उसकी मौत की साजिश माँ साहब का प्लान है। शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे थे, इसीलिए नहीं कि माँ साहब ने उसके साथ ऐसा किया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी। क्या वह दोबारा अपने भाई से मिल पाएगी? क्या उसका भाई दोबारा ठीक हो पाएगा? क्या इस वक्त उसका भाई जिंदा भी होगा या माँ साहब ने उसे मार दिया होगा? अनिका की निगाह शर्मिला पर पड़ती है, क्योंकि शर्मिला अर्ध बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए उसके शरीर में हलचल नहीं थी, इसीलिए वह सब कुछ देख सुन पा रही थी। अनिका ने शर्मिला के बहते हुए आंसुओं को देखकर मन ही मन कहा, शर्मिला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी और तुमसे यह मेरा वादा है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। भाई का प्यार और भाई को खोने का डर और दर्द, इन सभी से अनिका बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। वहाँ मारवा मैंसन में आयशा मारवा इस तरह से तैयारियों में जुटी हुई थी जैसे घर में कोई बड़ा फंक्शन हो। कभी अनिका की पसंद के खाने की लिस्ट सेव को ब्रीफ करती, तो कभी रोहित के पसंद के कैंटीनेंस, वेजिटेबल फूड्स और कभी बच्चों के मनपसंद केक आदि के बारे में पूछती रहती। कभी आशा बड़बड़ाते हुए सावित्री से कहती, इन बच्चों ने तैयारी के लिए जरा सा भी वक्त नहीं दिया, बस कह दिया 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। सावित्री कहती है, मालकिन आप इतनी परेशान मत होइए, हमारा मेंशन हमेशा ही इतना सजा हुआ रहता है जैसे तुरंत ही मेहमानों के स्वागत के लिए सजाया गया हो और फिर आपके अपने बच्चे ही घर आ रहे हैं। आयशा मारवा कहती है, सावित्री तुम नहीं समझोगी, आज कितने दिनों के बाद मेरे बहू बेटे और पोते पोती घर आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। मेरे लिए आज का दिन दिवाली से कम नहीं है। वैसे भी अनिका के बिना मुझे घर की सजावट अधूरी सी लगती है, पर समझ नहीं आ रहा इतने कम समय में मैं क्या क्या करूं। सावित्री आयशा मारवा के केयर टेकर थी, लेकिन दोनों इतने समय से साथ में थी कि दोनों का रिश्ता सखी सहेली जैसा हो गया था। आयशा मारवा की बात सुनकर सावित्री के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है, मालकिन वह सब तो ठीक है, पर आपके बच्चे आपके प्यार को जानते हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जहाँ एक तरफ मारवा मैंसन में रोहित मारवा और उसके परिवार के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा अपने पर्सनल जेट से अपने परिवार के साथ मारवा मैंसन पहुंचने ही वाले थे। मारवा हाउस एक बहुत बड़ा विला था जो कई किलोमीटर में फैला हुआ था। यह जगह इतनी बड़ी थी कि घर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी से जाना पड़ता था, और कुछ जगह ऐसी थी जो खुद शहर के लोगों में कभी नहीं देखी थी। इसी में एक अलग से मैंसन भी बना हुआ था जो मारवा हाउस 2 के नाम से जाना जाता था, जो रोहित मारवा का पर्सनल था, और इसमें रोहित अपने परिवार के साथ भी रहता था। ऐसा मारवा हाउस एक में ही अपनी सास यानी कि दादी माँ के साथ रहती थी, लेकिन अपने परिवार के आने की खुशी में मारवा हाउस 2 में तैयारियों में जुटी हुई थी। मनाली की वादियां 6 बजते बजते अंधेरे के आगोश में समा जाती हैं, लेकिन दुर्घटना स्थल पर पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट्स की परेशानी से दिन की रोशनी की तरह प्रकाशमान था। इंस्पेक्टर गेरीवाल बड़ी ही सफाई से रिपोर्ट में यह लिख चुके थे कि हाई स्पीड पर चल रही 2 गाड़ियों के आपस में टक्कर की वजह से वह काफी ऊंचाई से खाई में गिरने के कारण ब्लास्ट हो गई है और दोनों ही गाड़ियों में मौजूद लोगों की मौत हो गई है। एक गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद थी और दूसरी में एक ड्राइवर, एक महिला पैसेंजर और 2 अन्य व्यक्ति थे। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रिपोर्ट तो बना दी थी, लेकिन वह खुद बड़ी असमंजस की स्थिति में थे।
कि दुर्घटना स्थल पर प्राप्त चीजों से यह स्पष्ट था कि वहां सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब सवाल यह था कि अगर दो गाड़ियां आपस में टकराने की वजह से खाई में गिरती हैं तो कम से कम दो गाड़ियों को चलाने वाले दो लोगों की बॉडी बरामद होनी चाहिए। लेकिन घटना स्थल से सिर्फ एक बॉडी के पार्ट्स मिले थे, जिससे पता चलता है कि कोई महिला थी। इंस्पेक्टर गेरीवाल अपना सिर खिंचाते हुए इस अनसुलझे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरी लाश कहाँ है। तो वहीं चौपर में सनी के साथ मौजूद चिराग मेहता अनीका की प्लानिंग की मन ही मन दाद दे रहा था कि कितनी सफाई से होटल इंटरनेशनल पैराडाइज मनाली से पार्किंग लॉट से गाड़ी के फ्लोर को ओपन करके अपने पूरे परिवार के साथ अंडरग्राउंड होते हुए खुफिया लिफ्ट के जरिए होटल इंटरनेशनल पैराडाइज के अपर फ्लोर के हेलीपैड पर पहुंच दुश्मन की आंखों में धूल झोंक दी थी। शर्मिला को दुनिया की आंखों में मरा हुआ साबित करके उसे सुरक्षित मनाली से अपने साथ ले गई थी। लेकिन एक बात अभी भी ऐसी थी जो चिराग मेहता के लिए बड़ा सवाल बनी हुई थी कि इतनी हाई टेक्निक मॉडर्न गाड़ियां अनीका के पास कहां से आई थी। इस तरह की टेक्निक सिर्फ मूवीज में देखने को मिलती है। हकीकत में यह अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। चलती हुई गाड़ियों के अंदर इतनी हाई इंसुलेट क्रिएट करना, किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि गाड़ियों में रोहित मारवा या कोई भी व्यक्ति हकीकत में नहीं बैठा हुआ था, बल्कि वहाँ केवल उनका भ्रम है। यह सब सिर्फ प्रकाश प्रशिक्षण की वजह से था। अनीका ने इतने कम समय में यह सब किया कैसे? रोहित मारवा की जेट की आवाज और हवा से मानो जैसे कुछ देर के लिए मारवा मेंस में बवंडर सा आ गया था। रोहित के पहुंचने से पहले ही शर्मिला और सनी के लिए इंतजाम किए जा चुके थे। सनी को लाइफ केयर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। मारवा का इशारा पाते ही चिराग मेहता और अब्दुल शर्मिला को बिना किसी को पता चले मेंशन में बने अंडरग्राउंड बुलेट एंड साउंड प्रूफ रूप में पहुंचा देते हैं। दादी माँ और आयशा मारवा दोनों ही मारवा मेंशन के दरवाजे पर बेसब्र से पूरे परिवार का इंतजार कर रही थी। दादी माँ के कहने पर उनके केयर टेकर ने साबुत लाल मिर्च लेकर उनके परिवार की नजर उतारी और उन्हें जलाने के लिए एकांत में चली गई। हालांकि दादी माँ अंधविश्वासी नहीं थी, उनकी इस हरकत से रोहित मारवा को हैरानी जरूर हुई थी। दादी माँ बोली, हाँ मुझे मालूम है कि तुम सोच रहे हो कि मेरी दादी माँ इतनी अंधविश्वासी कब से हो गई। क्या करूं, मेरी उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में कर्मों से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा होता है और मैं अब इस उम्र में अपनी इन आंखों से किसी भी तरह की अनहोनी देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वह मैं करूँगी, चाहे उसे कोई अंधविश्वास ही क्यों ना कहे। रोहित अच्छी तरह से जानता था अगर पूरे मारवा खानदान में दादी माँ को कोई सबसे ज्यादा प्यारा था तो वह खुद रोहित था और उसके बाद उसका बेटा आर्यन मारवा था। इसीलिए वह दादी माँ की चिंता अच्छी तरह से समझ सकता था। दोनों ही बाप बेटों को बचपन से दादी माँ के साये की ही छाया मिली थी। रोहित आगे बढ़कर दादी माँ के पैर छूता है और उनका हाथ पकड़कर उनकी कुर्सी के पास बैठ जाता है। दादी माँ प्यार से रोहित के सिर पर हाथ फेरती है और फिर बारी बारी से सभी बच्चों को कुर्सी पर बैठे बैठे ही गले लगाती है। सबको बात देखकर वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि तुम लोग थक कर आए हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। आयशा मारवा सबसे पहले अनीका को अपने गले लगाती है। खूब प्यार करके जब अनीका की आंखों की तरफ देखती है तो अनीका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अनीका को मुस्कुराते हुए देखकर आयशा मारवा मन ही मन बड़ी ही तसल्ली मिलती है। उसके बाद वह अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर अपना प्यार जताती है, फिर अपने पोते पोतियों से मिलती है और उन्हें खूब प्यार करती है। इधर सनी को लाइफ केयर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच स्थिति में एडमिट किया गया। वहीं श्रेया पहले से ही इस अस्पताल में एडमिट की जा चुकी थी। वह सनी की तरह कोमा में तो नहीं थी, लेकिन उसकी स्थिति किसी भी मायने में सनी से अच्छी नहीं थी। इस स्थिति को और भी ज्यादा बढ़कर इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि बच्चे की हार्ट स्पीड बहुत धीमी पड़ चुकी थी। अगर यह स्थिति रही तो बच्चा 3 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। करण गुलेरिया अस्पताल में ही श्रेया के रूम के बाहर बैठा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा वीर योद्धा है जिसने जिंदगी के बड़े बड़े पहाड़ों को अपने ऊपर झेला हो, और इस बार भी वह बिल्कुल तैयार बैठे थे। इतने में उनकी पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है, सर आपकी बेटी अनीका गुलेरिया और रोहित मारवा अपने परिवार के साथ दिल्ली लौट आए हैं। असिस्टेंट की बात सुनते ही करण गुलेरिया अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, कब आए हैं वो दोनों? आयशा मारवा कहती है,
आओ बच्चों, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम सबका मनपसंद डिनर लगवाती हूँ। ऐसा कहकर आयशा मरवा वहाँ से चली जाती है। तीनों बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रोहित और अनिका दोनों अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तब कुछ सोचकर रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है कि अब उसे अकेले में 2 पल अनिका के साथ मिलेंगे। अनिका अब कुछ बताने की पहल करेगी। अभी रोहित यह सब सोच ही रहा था कि अनिका वहाँ से चली जाती है। जब रोहित को इस बात का एहसास होता है कि वह भी तेजी कदमों से अनिका के पीछे पीछे बेडरूम में पहुंच जाता है। इससे पहले कि अनिका फ्रेश होने के लिए आगे बढ़ती, रोहित पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लेता है। अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, डिनर करने के लिए टेबल पर पहुंचना है, वक्त कम है और हमारी बातें थोड़ी ज्यादा हैं। क्या हम फ्रेश होकर डिनर कर ले? अनिका ने इतने प्यार से रोहित की आंखों में देखते हुए यह बात कही थी कि रोहित जैसे अनिका के शब्दों से ही पिघल गया था। रोहित ने अनिका का हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखता रहा। रोहित को अनिका हर पल पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अब अनिका का अंदाज जिस तरह से बदलता जा रहा था, रोहित उसका कायल होता जा रहा था। रोहित अपनी जगह पर खड़ा होकर अनिका को देखता ही रह गया और अनिका वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजा बंद होने की वजह से रोहित का ख्याल टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रोहित अपना एक हाथ अपने माथे पर मारता है और खुद से ही कहता है, और कितना दीवाना बनोगे? मुझे उधर सनी के लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट होने की खबर सुनते ही उसके माता पिता अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसी अस्पताल में मौजूद करण गुलेरिया लगातार इधर से उधर टहलकर कुछ सोच रहे थे, जैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, पर कुछ तय ना कर पा रहे थे। अंततः उन्होंने तय किया, चाहे अनिका अब डॉक्टर अमृता नहीं है, लेकिन फिर भी वह श्रेया की दोस्त है। अनिका के आने से श्रेया की हालत में जरूर सुधार आएगा। इस वक्त अनिका को फोन करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे श्रेया के लिए अनिका को यहाँ बुलाना ही होगा। यहाँ मारवा हाउस में सभी डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अनिका मन ही मन सोच रही थी कि वह रोहित से क्या क्या पूछने वाली है और आप बीती को बताने के लिए कहाँ से शुरू करेगी। अनिका के दिल की धड़कनें यह सोचकर बढ़ रही थी कि थोड़ी ही देर में बच्चे अपने कमरे में सोने के लिए चले जाएंगे और आज अनिका और रोहित को अपना पर्सनल टाइम मिल जाएगा। आयशा मारवा पूछती है, बताओ बच्चों, हॉलीडे के वैकेशन कैसा रहा? तुमने वहाँ पर क्या क्या मस्ती की? और रोहित तुम बताओ, जिस उद्देश्य से तुम अनिका को मनाली लेकर गए थे वह पूरा हुआ या नहीं? फिर अनिका की तरफ देखकर कहा, क्या कोई इम्प्रूवमेंट हुई? क्या तुम्हें वहाँ कुछ जाना पहचाना लगा? तुम्हारी याददाश्त आने की कोई उम्मीद नजर आई थी? आयशा की बात सुनते ही अनिका के गले में निवाला फंसने की वजह से फंदा लग जाता है और उसे खांसी आने लगती है। रोहित मारवा अपनी जगह से खड़े होकर अनिका को पानी का गिलास ऑफर करता है और आयशा अपनी जगह से खड़े होकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगती है और कहती है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हें मेरी बात पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम लोग खुश हो, एक साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। अनिका ने गिलास से पानी पीना शुरू किया। इतनी में बोला, दादी माँ, हमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है। वहाँ पर क्या क्या हुआ और यह भी कि वहाँ पर रिया ने क्या किया। ऐसा कहकर आर्यन अलेक्जेंडर की तरफ देखता है और दोनों भाई हंसने लगते हैं। रिया तीखी निगाहों से उन्हें देखती है और गुस्से के एक्सप्रेशन देती है, लेकिन जब दोनों भाइयों की हंसी नहीं रुकी तब रिया भी उनके साथ हंसने लगती है। रोहित मारवा अब तक समझ ही चुका था कि अनिका अपनी याददाश्त आने की बात सबसे छुपा रही है, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि बच्चे करिश्माई लाल फूल के बारे में और रिया की याददाश्त जाकर वापस आने के बारे में कोई भी जिक्र करें। इसीलिए वह बात को संभालते हुए बच्चों से कहता है, तुम्हारी दादी माँ हमारे आने की तैयारियों में काफी देर से बिजी थी और अब वह थक गई है। तुम्हें जो भी बातें बतानी है वह कल बताना। रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर उम्र में बेशक छोटे थे, लेकिन उन्होंने दिमाग अपने माँ बाप जैसा पाया था। वह तीनों ही समझ गए थे कि रोहित क्या कहना चाहता था। बात को पलटते हुए रिया ने झट से कहा, हाँ दादी माँ, आप जाकर आराम कीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं सारी बातें किससे बताऊंगी और मैं किसके साथ खेलूंगी? मैं आपको कल डिटेल्स में सारी बातें बता दूंगी। डैड ने वहाँ मुझे और मम्मा को, मेरा मतलब है हम सभी को कैसे कैसे सरप्राइज दिए। हमें बहुत मजा आया। आर्यन और अलेक्जेंडर ने रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दादी माँ, हम कल सुबह खूब सारी बातें करेंगे।
बच्चों की बातें सुनकर रोहित की जान में जान आ गई कि वह रोहित का इशारा समझ गए थे और रोहित को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह उस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। डिनर को खत्म करके सभी अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी अनिका के फोन पर रिंग सुनाई देती है। अनिका ने फोन देखा तो करण गुलेरिया की कॉल थी। अनिका ने कॉल पिक की और बोली, हेलो पापा, कैसे हैं? और अब श्रेया की तबीयत कैसी है? करण गुलेरिया जवाब देते हैं, अनिका, इस वक्त श्रेया को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हम लाइफ केयर हॉस्पिटल में हैं। श्रेया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो श्रेया के बच्चे को 2 दिन से ज्यादा नहीं बचाया जा सकेगा। करण गुलेरिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका अतब रह जाती है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हालात इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। फिर उसे करण गुलेरिया की आवाज सुनाई देती है, अनिका, मैंने सुना है कि तुम दिल्ली वापस आ गई हो। बेटी अगर हो सके तो आकर श्रेया से मिल लो। शायद तुम्हारे मिलने से उसकी हालत में कोई सुधार आ जाए। इस वक्त डॉक्टर अमृता होती तो श्रेया को तुरंत ही बिल्कुल ठीक कर देती, लेकिन तुम अनिका होकर भी श्रेया के लिए बहुत मायने रखती हो। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने हर कदम पर उसका साथ दिया है, उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। एक बार और किसी तरह अपने दोस्त को मुसीबत से बाहर निकाल लो बेटा। वैसे तो करण गुलेरिया अंदर और बाहर दोनों से ही बहुत मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन इस वक्त उनकी आवाज भारी हो गई थी, क्योंकि आकाश को याद करके उनकी आंखें भारी हो गई थी। उन्हें श्रेया के आने वाले बच्चे में आकाश के होने वाले की मौजूदगी का एहसास होता था। अनिका कहती है, अब चिंता मत कीजिए पापा, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर अनिका बाहर की तरफ जाने लगती है। रोहित अनिका को रोकते हुए कहता है, रुको अनिका, मैं भी साथ आता हूँ। रोहित खुद ड्राइविंग कर रहा था। अनिका साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। उसकी निगाहें लगातार यूं मिरर में गड़ी हुई थी। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम्हारा ध्यान किसी खास चीज पर है क्या? कोई खास चीज जो तुम्हें परेशान कर रही है? अनिका जवाब देती है, जब रोहित मारवा मेरे साथ है तब परेशानी की कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी कोई है जो लगातार हमारा पीछा कर रहा है। अनिका और रोहित मारवा हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थे कि तभी सनी के माता पिता उनके सामने दिखाई देते हैं। अनिका को देखते ही सनी की माँ अपने गुस्से पर से काबू खो देती है और जाकर रोहित से कहती है, अब क्या मेरे बेटे को यहाँ मरते हुए देखने आए हो? सनी ने हमेशा ही तुम्हें अपना आदर्श माना था, तुम्हारी ही नक्श कदम पर चलने की कोशिश की थी, हमेशा तुम्हारे साथ रहा, लेकिन बदले में तुमने उसे क्या दिया? ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर है। कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी रोहित मारवा के चाचा यानी कि सनी के पिताजी रोहित से कहते हैं, इसकी बातों को दिल पर मत लेना, लेकिन बेटा हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, किसी तरह हमारे बेटे को बचा लो। हमें हमारा सनी पहले जैसा ही चाहिए, जैसा सनी हमने तुम्हें दिया था, हमें बिल्कुल वैसा ही सनी वापस चाहिए। एक बार फिर से चाची जी रोहित की तरफ बढ़ती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, अगर तुम कहोगे कि वह मेरे बेटे को ऑपरेशन करे और उसकी जान बचा ले तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी? फिर वह अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, अब बंद करो यह याददाश्त जाने का नाटक। मुझे पता है तुम रोहित मारवा के साथ नहीं रहना चाहती हो, इसीलिए याददाश्त जाने का नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें साथ नहीं रहना है तो तुम अलग हो जाओ, पर मेहरबानी करके किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो। अनिका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बेटा वापस डॉक्टर अमृता बन जाओ। बेटा कहकर रोते हुए फर्श पर बैठ जाती है। अनिका इस तरह की अपमानजनक बातें सुनने की आदी थी। इन सब बातों से अनिका को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अनिका के मन में सनी के लिए वही जगह थी जो उसके अपने भाई के लिए भी थी। ऐसी कड़वी बातों का अनिका पर कोई असर नहीं हुआ था। वह सनी की माँ की हालत समझती थी। अपने बेटे से दूर होने का गम क्या होता है यह अनिका जानती थी। अनिका ने झुककर चाची जी को उठाया और कहा, चाची जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, चाहे मेरी याददाश्त चली गई है लेकिन फिर भी मैं सनी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे एक बार फिर से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई दोबारा से क्यों ना करनी पड़े। चाचा और चाची जी। जैसे ही अनिका ने मुंह से ये बात कही दोनों अस्त व्यस्त रह गए, लेकिन उन्हें अनिका पर पूरा भरोसा था। अगर अनिका ने कहा है कि वह सनी को बचा लेगी तो जरूर वह कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनिका की याददाश्त गई है या नहीं गई है। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता था कि वह सनी को किसी भी हालत में बचा ले।
अनिका ने आगे कहा, इस वक्त मुझे श्रेया से मिलने जाना है, लेकिन मुझे हर वक्त याद है कि सनी भी इसी अस्पताल में एडमिट है। अनिका अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाती है और रोहित मारवा के साथ टॉप फ्लोर पर प्राइवेट वार्ड में पहुंचने के लिए बनी प्राइवेट लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद जब अनिका मुड़ती है तो उसकी निगाह लिफ्ट के बाहर किसी जानी पहचानी चीज पर पड़ती है। उसके बाद वह तुरंत साथ में खड़े रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों से इशारा करती है। अनिका का इशारा पाते ही रोहित भी उसी तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि रोहित ठीक से कुछ समझ पाता, वह चीज आंखों के सामने से गायब हो जाती है। रोहित सिर्फ एक झलक ही देख पाता है। अनिका रोहित से कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और उसके बाद उसे कुछ खास काम करने की जिम्मेदारी देती है। सारी प्लानिंग बता देती है और कहती है, हमें यह अभी के अभी करना होगा। अगर हम आज चूक गए तो फिर पता नहीं यह मौका कब हाथ आएगा। रोहित अनिका की तरफ देखता है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। रोहित और अनिका टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। करण गुलेरिया बाहर बैठकर अनिका का इंतजार कर रहे थे। अनिका और रोहित को देखकर वह अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं। अनिका पूछती है, श्रेया कैसी है? करण गुलेरिया जवाब देते हैं, खुद ही जाकर देख लो बेटा, और दोनों के साथ रूम में चले जाते हैं। श्रेया लगभग बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए अनिका उसके पास ही बैठ जाती है। कुछ मिनटों के बाद रोहित अनिका से कहता है, मैं बस अभी आता हूँ। रोहित के जाते ही राजलक्ष्मी के रूम में एंट्री होती है। राजलक्ष्मी को देखते ही अनिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और राजलक्ष्मी आकर सीधे अनिका के गले लग जाती है। राजलक्ष्मी कहती है, माफ करना मैडम, मैंने आपको इतना याद किया कि आपको देखकर बिना गले लगे रह नहीं पाई। अनिका कहती है, तुम कैसी हो राजलक्ष्मी? अपनी उदासी को छुपाते हुए जवाब देती है, मैं बढ़िया हूँ मैडम। आपने मुझे श्रेया मैडम के बारे में जानने के लिए बुलाया है ना? मैं सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ। मैंने अब तक इनके जितने भी चेकअप किए हैं और उनमें से जितना भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके बेस पर बस यही कहा जा सकता है कि पेशेंट हाई डिप्रेशन में है। मन की गहरी चोट लगी है जिसके कारण वह सदमे में है। अगर वह स्ट्रेस किसी तरह कम हो सके तो उसकी स्थिति में सुधार होने के चांस हो सकते हैं। उन्हें लगातार नींद की गोलियां और एंटीबायोटिक देने की वजह से बच्चे की हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। अगर यह सब देना बंद कर दिया जाए तो संभव है कि बच्चे की हेल्थ गिरना भी बंद हो जाएगी। रोहित मारवा वार्ड से बाहर की तरफ बने पर्सनल स्पेस में चला जाता है। यह हॉस्पिटल रोहित मारवा का अपना हॉस्पिटल था। रोहित मारवा फोन पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ देता है। उसके बाद लौटकर अनिका के पास आ जाता है। अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित अपने पलके झपकाकर उसे कुछ इशारे से कहता है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और रोहित के साथ बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाती है। उसके बाद रोहित से कहती है, वह बात बताने के लिए हमें कहीं एकांत में जाना होगा। हो सकता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा हो। ऐसा कहकर अनिका और रोहित एक पर्सनल वार्ड में चले जाते हैं। वार्ड में खाली स्पेस के बाद एक पर्सनल रूम भी था। उन दोनों ने उस पर्सनल रूम में चले जाते हैं। तभी पर्सनल वार्ड के गेट से दबे पांव किसी की एंट्री होती है और इसके ठीक बाद दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता है और पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। थोड़ी देर के बाद यह धुआं छट जाता है। जब रोहित मारवा और अनिका मास्क लगाए हुए बाहर आते हैं, वहां धुएं के कारण बेहोश हुई दो राजस्थानी पहनावे में घूंघटपोश महिलाओं की तरफ जाते हैं जो कि बेहोश हो चुकी थी। अनिका ने पहली महिला का घूंघट हटाया। उसका चेहरा जला हुआ था और फिर जैसे ही दूसरी महिला का घूंघट हटाकर देखा, अनिका के मुंह से सहसा ही निकल गया, डॉक्टर शालिनी। अनिका के मुंह से यह नाम इतनी धीमी आवाज में निकला था कि उसके अलावा वहां कोई नहीं सुन पाया था। इस वक्त डॉक्टर शालिनी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। अनिका बिल्कुल उसके पास बैठकर झुकी हुई थी। डॉक्टर शालिनी को देखने के बाद वह रोहित की तरफ देखती है और रोहित मारवा की निगाहें डॉक्टर शालिनी पर पड़ती हैं। जैसे ही रोहित डॉक्टर शालिनी का नाम लेने वाला था, वैसे ही अनिका ने अपना एक हाथ ऊपर करके रोहित को चुप रहने का इशारा किया। तभी अब्दुल वहां आ जाता है और डॉक्टर शालिनी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, रोहित मारवा उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर इशारे से ही दोनों राजस्थानी पहनावे में मौजूद औरतों को उनकी सही जगह पर पहुंचाने का इशारा कर देता है। अब्दुल की टीम के सिक्योरिटी गार्ड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन दोनों को वहां से उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद अनिका अब्दुल से कहती है, हमारे पास कितने फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? अब्दुल जवाब देता है, सिर्फ 5
अनिका कहती है, इनकी संख्या बढ़ाओ, कम से कम 20 वेल ट्रेन फीमेल सिक्योरिटी गार्ड कैजुअली में हर वक्त हमारे आसपास होनी चाहिए। अब्दुल रोहित मारवा की तरफ देखता है और रोहित मारवा अपनी गर्दन हिलाकर अनिका की बात पर सहमति देता है। फिर अब्दुल कहता है, ठीक है मैडम, हो जाएगा, मैं पूरा बंदोबस्त करता हूँ। अब्दुल वहाँ से जाने लगता है। अनिका उसे रोकते हुए कहती है, और एक बात ध्यान से सुनो, हर संभव कोशिश करना कि इन दोनों से फाइट करने की नौबत ना आए। याद रहे, उन्हें औरत समझकर नहीं, वॉरियर समझकर ट्रीटमेंट देना है। उनके अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, हेयर पिन से लेकर उनके कपड़ों तक, कोई भी अनमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे वह अपने साथ लेकर आई हूँ और उनके पास रह जाए। हर चीज को बड़ी ही बारीकी से और सावधानी से उनसे अलग होना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब्दुल कहता है, जी मैडम, हो जाएगा। अनिका आगे कहती है, उनके आसपास हर वक्त जैमर लगे होने चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी तरह की आवाज उनके आसपास ना हो, ना बोलने के लिए और ना ही सुनने के लिए। हर 12 घंटे पर एनेस्थेसिया की बहुत छोटी सी मात्रा दोनों को देते रहना है। केवल खा पीकर अपने जरूरी काम करके रह सके, बस इतना ही वो होश उन्हें रहना चाहिए। अब्दुल जी मैडम कहकर वहां से चला जाता है। रोहित मारवा अपने दोनों हाथों को बांधकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े होकर अनिका को देखे जा रहा था। अब्दुल के जाने के बाद जब अनिका की निगाह रोहित मारवा पर पड़ती है तो वह कहती है, मिस्टर मारवा, इस तरह आप क्या देख रहे हैं? रोहित मारवा जवाब देता है, देख रहा हूँ जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था, जिसे लोगों की 206 हड्डियां तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगते थे, वह आज बड़ी ही शांति से प्लानिंग करके दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। जिसे हमेशा अकेले ही लड़ते हुए देखा जाता था, उसके आसपास टीम नजर आने लगी है। अनिका कहती है, क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है? रोहित मारवा अपनी बात बदलते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है इट्स ए गुड चेंज, आई लव इट, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें करता हूँ। अनिका अपने चेहरे की हंसी को छुपाने के लिए रोहित की तरफ से चेहरा फेर कर आगे की तरफ चलने लगती है और अपनी आवाज को रूट करते हुए कहती है, ठीक है, अब चलो यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। रोहित अनिका के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, मतलब अभी भी हम वापस मारवा हाउस नहीं जा रहे हैं? अनिका कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और एक जरूरी काम बाकी है। ऐसा कहकर वह वापस राजलक्ष्मी के पास जाती है। राजलक्ष्मी अभी भी श्रेया की दूसरी रिपोर्ट को स्टडी कर रही थी। अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, आई एम सॉरी राजलक्ष्मी, तुम्हारी बात को बीच में ही अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल मिस्टर मारवा को मुझसे एक जरूरी बात करनी थी जिससे हम श्रेया का ट्रीटमेंट कर सके। अनिका की बात सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह अनिका की तरफ देखने लगता है कि मैंने कब अनिका को कोई एडवाइस दी थी। अनिका अपनी आंखों से रोहित को कुछ इशारा करती है। अनिका का इशारा पाते ही रोहित अपनी एक्सप्रेशन को संभालता है और अनिका की बात सुनने लगता है। अनिका आगे कहती है, मिस्टर मारवा ने बताया कि दादी माँ को स्ट्रेस से दूर करने के लिए डॉक्टर वांगा पट्टू के फॉर्मूले से मैंने कोई दवाई बनाई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह दवाई अब हमें कहाँ मिलेगी? क्या उस दवाई को श्रेया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अनिका की बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे पर खुशी नजर आने लगती है और वह कहती है, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? यस मैडम, वह दवाई हमें अभी भी मिल सकती है। जहाँ तक मुझे याद है, आपने उसकी 250 से 300 टैबलेट बनाई थी और जरूर कुछ न कुछ टैबलेट अभी भी बाकी होंगी, क्योंकि वह बहुत महंगे दवाई हैं, इसीलिए कुछ न कुछ टैबलेट हमें जरूर मिल जाएंगे। बस आपको अपनी कजन सवेता से उन गोलियों के बारे में पूछना होगा। अनिका अनजान होने का नाटक करते हुए कहती है, क्या वह दवाई और नहीं बनाई जा सकती? राजलक्ष्मी उदास चेहरे के साथ जवाब देती है, उस दवाई को बनाने का हुनर डॉक्टर वांगा पट्टू के बाद अगर किसी के पास था तो वह उनकी स्टूडेंट डॉक्टर अमृता के पास था। उस दवाई को बनाने के लिए लगातार 2 से 3 दिन की तपस्या लगती है, जिसके करने की ताकत सिर्फ डॉक्टर अमृता में थी। ऐसा कहकर वह चुप हो जाती है और निगाह नीचे कर लेती है। अनिका राजलक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखती है। अनिका का स्पर्श पाकर राजलक्ष्मी आगे कहती है, इतना ही नहीं, उस दवाई को बनाने के लिए 500 साल पुरानी कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। अनिका कहती है, तुम चिंता मत करो, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं श्वेता से बात करूंगी। क्या उन दवाइयों के मिलने के बाद तुम आगे का ट्रीटमेंट संभाल पाओगी? राजलक्ष्मी जवाब देती है, मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगी, लेकिन अगर उन दवाइयों को देने के बाद आप श्रेया मैडम की काउंसलिंग करें
और उन्हें सदमे से बाहर लाने के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एम्पायर करें, तो मुझे लगता है यह लगातार कारगर साबित होगा। क्योंकि आकाश गुलेरिया के अलावा अगर श्रेया मैडम को किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वह सिर्फ आप पर है। अनिका कहती है, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना कब आना है, मैं आ जाऊंगी। अनिका वहां से जाने लगती है, तभी अचानक कुछ सोचकर रुक जाती है और वापस राजलक्ष्मी की तरफ मुड़कर कहती है, राज, एक छोटा सा फेवर करोगी क्या? राजलक्ष्मी कहती है, जी मैडम, कहिए ना, क्या काम है? अनिका कहती है, मैंने डॉक्टर अमृता के रूप में जितने भी पेशेंट को ट्रीट किया है, क्या उनके ऑपरेशन की वीडियो या थीसिस या फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जैसा कुछ हमारे पास मौजूद है? राजलक्ष्मी जवाब देती है, जी मैडम, आपके ज्यादातर सभी ऑपरेशन पर कुछ न कुछ जरूर मौजूद है। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर अमृता ने किया हो और सक्सेसफुल ना हुआ हो, सिर्फ एक केस को छोड़कर। राजलक्ष्मी कहते कहते चुप हो जाती है, जैसे कि वह कोई बात ऐसी कह गई जो वह नहीं कहना चाहती थी। अनिका हैरानी से राजलक्ष्मी की तरफ देखती है और पूछती है, वह एक केस कौन सा है? राजलक्ष्मी जवाब देती है, जाने दीजिए मैडम, काफी रात हो गई है, आप घर जाइए, मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर देती हूँ। अनिका कहती है, नहीं राज, पहले मुझे बताओ वह एक केस कौन सा है? राजलक्ष्मी कुछ पलों के लिए खामोश होकर अनिका की तरफ देखती रहती है और फिर जवाब देती है, आपके भाई आकाश गुलेरिया का केस। लेकिन मैडम, इसमें आप भी क्या कर सकती थी? उन्हें लाया ही इतनी देर से गया था कि बचाना संभव नहीं था, उनके ब्रेन डेड हो चुका था। अपनी बात को बदलते हुए राजलक्ष्मी आगे कहती है, खैर इन सब बातों को जाने दीजिए मैडम, बताइए आप किस फेवर की बात कर रही हैं? अनिका कहती है, राज, अगर हो सके तो एक बार सनी को केस भी स्टडी कर लेना, क्या पता वह भी किसी ऐसे पुराने केस से मिलता जुलता हो जो डॉक्टर अमृता ने सक्सेसफुली डील किया हो और तुम उस वक्त ऑपरेशन में डॉक्टर अमृता के साथ रही हो। राजलक्ष्मी कहती है, मैडम, मुझे ऐसा एक केस याद है, कई साल पहले की बात है।